बिन्नी सुबह शाही महल के लिए को जाने के लिए तैयार हो गई। रागिनी भले ही रियान की बस नाम की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उसे लेने के लिए महल से एक घोड़ा गाड़ी भेजी गई थी। रागिनी आज अच्छे से तैयार हुई थी। उसका रंग भी आज थोड़ा सांवला लग रहा था। वो जल्दी से बिन्नी के साथ घोड़ी पर बैठ गई। घोड़ा गाड़ी पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद घोड़ा गाड़ी राजमहल के सामने जाके रुकी। सबसे पहले बिन्नी घोड़ा गाड़ी से बाहर आई, फिर उसने रागिनी का हाथ पकड़कर घोड़ा गाड़ी से बाहर आने में मदद की। रागिनी अभी 2-3 दिन और आगे बढ़ी ही थी कि उसे व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। ओ देखो तो कौन, हमारे साम्राज्य की सुप्रसिद्ध मूर्ख अधिरथ परिवार की राजकुमारी भी आई है। लगता अपनी खूबसूरती से ये इस दिन 4 चांद लगाने वाली है। रागिनी उसकी ये बात सुनकर पलट कर देखने लगी। उसके पीछे एक सुनहरे वस्त्रों में एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल ही होगी। उसके पहनावे और आसपास की दासियों को देखकर पता चल रहा था कि वो भी कोई उच्च घराने की लड़की या फिर दल की राजकुमारी है। लेकिन उसके लिए ये चेहरा अनजान था। वो अपनी यादों में इस लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी याद नहीं मिली। रागिनी उसे नहीं जानती थी, लेकिन उसकी बातों से इतना तो पता चल ही गया था, ये लड़की उसके खिलाफ अपने मन में नफरत रखती है। रागिनी ने उसे चुपचाप देखा, फिर बिना कुछ कहे पलट कर जाने लगी। जब उस लड़की ने रागिनी को बिना कुछ कहे जाते देखा तो खुद को ही बोलने से रोक नहीं पाई। वो रागिनी का उपहास करते हुए बोली, अधिरथ परिवार राजकुमारी लड़की को क्या तुम्हें किसी के शिष्टाचार भी नहीं सिखाया? मैं या तुमसे बात करी और तुम चुपचाप यहाँ से पलट कर जा रही हो। रागिनी ठंडे स्वर में बोली, रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों को जवाब नहीं दिया जाता। उसने अपने पीछे खड़ी लड़की को बात करने का मौका दिए बिना ही वहाँ से बिन्नी को लेकर साथ चली गई। रागिनी को ऐसा जाता देख लड़की गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बोली, इस अधिरथ परिवार की बेवकूफ़ मूर्ख लड़की की इतनी हिम्मत, ये मुझसे ऐसे बात करे? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तो क्या हुआ, अगर ये युद्ध देवता की नाम की पत्नी है तो वो तो खुद इसे पसंद नहीं करते, इसलिए तो वो शादी की रस्में निभाने के लिए भी वहाँ मौजूद नहीं थे। किस बात को इस लड़की मूर्ख घमंडी लड़की को है? ये लड़की सेन परिवार की राजकुमारी थी। असल में पूर्वी रियान को पसंद करती थी। वो कई बार 4 महान कबीलों में से पूर्वी को रियान के काबिल माना जाता था। कई बार तो साम्राज्य में ऐसे अफवाहें थी कि ये सेन परिवार और महाराज के बीच पूर्वी और रियान के विवाह की चर्चा चल रही है। लेकिन फिर एक दिन पूर्वी को पता चला कि कहीं से सम्राट की मां ने किसी पंडित की भविष्यवाणी सुनी, और उसी भविष्यवाणी के आधार पर सम्राट ने रियान को रागिनी से विवाह करने के लिए शाही फरमान जारी करवा दिया है। जब से अधिरथ परिवार को वो तीसरी मूर्ख को रियान के गले में बांधने की बात सुनी, तब से वो बहुत गुस्से में थी। वो तो रागिनी को जान से मार देना चाहती थी। उसने ऐसा करने की कई बार कोशिश की, लेकिन शाही फरमान जारी करने के बाद सम्राट ने उस बेवकूफ़ की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसलिए पूर्वी हर बार असफल ही हो जाती थी, जिस वजह से रागिनी उसके हाथों से बच गई। उसके दादाजी ने उसे बहुत समझाया और शांत करवाया, तब जाके वो शांत हुई थी। शादी में रियान की गैर मौजूदगी से उसके मन को शांति मिली। जब तक रियान को इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, तब तक इसका नाम की पत्नी बन के पड़े रहने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज रागिनी को सामने देख वो खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाई। उसे इस तरह गुस्सा करते देख उसकी दासियां उसे कुछ बोलती, लेकिन इससे पहले ही पीछे से एक पुरुष की आवाज़ सुनी, सेन परिवार की राजकुमारी पूर्वी, आपको यहाँ पर आने में अपना थोड़े शब्दों पर लगाम लगाना चाहिए। आप इस वक्त शाही महल के सामने खड़ी हैं, और आप जिस व्यक्ति की बात करिए वो भले ही उसकी प्रतिष्ठा कुछ भी हो, लेकिन वो इस वक्त शाही परिवार का एक सदस्य है, और ख़ास करके बड़ी महारानी की प्रिय है। अगर मामला शाही परिवार के अपमान का हो तो आप इसके परिणाम अच्छे से जानती हैं। अपना इतना कह के वो व्यक्ति अपना लाल रंग का पंखा हिलाते हुए अपने होठों पे एक हल्की सी मुस्कान के साथ महल में बढ़ गया। राजकुमारी, अभी अभी राजकुमार विद्युत ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। वैसे ही वो मूर्ख हमेशा शाही महल में तो छुप कर नहीं रह सकती, उसकी नौकरानी ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दूसरी नौकरानी बोली,
हाँ राजकुमारी, ये सही बोल रही है। एक बार वो मूर्ख बाहर आए तो आप जो चाहे वो कर सकती हैं। बाहर तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ये दोनों नौकरानी पूर्वी की वफादार थी। ये दोनों उसे हर अच्छे बुरे कामों में मदद करती थी। अपनी दोनों नौकरानियों की बात सुन के पूर्वी शांत हो गई और अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपने बालों में स्टाइल से उंगलियां फेरते हुए अंदर चली गई। इस वक्त महल के आगे ढेर सारे घोड़ा गाड़ियां लगी हुई थी। सभी बड़े काबिले के राजा और उनके बच्चे महल में प्रवेश कर रहे थे। रागिनी भी बिन्नी के साथ महल में प्रवेश कर चुकी थी। उन दोनों के अंदर कदम रखते ही उनके सामने एक नौकर उनके सामने आकर बोला, राजकुमारी, इधर उत्सव का आयोजन राज दरबार में हुआ। कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। रागिनी को नौकरों का व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसने देखा कि किस तरह के शाही महल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को नौकर पूरे सम्मान के साथ मार्ग का प्रशस्त कर रहे हैं। वो मन में बोली, किसी ने सच ही कहा है कि शाही महल में जीवित रहने के लिए सबसे पेचीदा जगह होती है। वो पिछले शरीर में खुद एक शाही परिवार की अहम सदस्य थी, इसलिए उनके अंदरूनी पेचीदा मामलों को बहुत अच्छे से समझती थी। वो भी तो एक ऐसी साजिश की तरह तहत मारी गई थी जिसमें खुद उसकी माँ भी शामिल थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर कर रहने वाले लोग यहाँ के नौकर ही होते हैं। उन्हें यहाँ सिर झुकाकर ही चलना पड़ता है, वरना कभी ये किसी साजिश या मोहरे बनकर मर जाएं, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता। खैर, वो इनमें कुछ नहीं कर सकती। वो इस वक्त महल के चकाचौंध और ऐसी ऐसो आराम देख के आगे बढ़ रही थी। वो पहली बार किसी शाही महल में नहीं आई थी। अपने पिछले शरीर में रहते उसने अपनी ज़िंदगी काफ़ी बड़ा हिस्सा लोमान साम्राज्य के शाही महल में ही गुजारा था, इसलिए उसकी आंखों में कोई आश्चर्य या लालच नज़र नहीं आ रहा था। अपने हाथों में लाल पंखा लिए और सफ़ेद वस्त्र पहने देव कबीले का मनमौजी राजकुमार विद्युत रागिनी से बस कुछ कदम ही पीछे चल रहा था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। भले ही वो अपने अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, लेकिन अपनी आंखों के कोनों से रागिनी के चेहरे के हर हाव भाव को देख रहा था। इतना धन और वैभव देखने के बाद भी उसे रागिनी की आंखों में न कोई बड़ा आश्चर्य नजर आया, न उसे पाने की चाहत। ये देखने के बाद विद्युत ने सोचा कि हो सकता है कि पूरे साम्राज्य में अधिरथ परिवार की इस बेटी के मूर्ख और पागल होने की जो वाय फैली थी वो झूठी हो, क्योंकि वो जो अपने सामने देख रहा था वो रागिनी से अफवाह से काफ़ी अलग नजर आ रही थी। उसने अभी बाहर जिस तरह से सेन परिवार की राजकुमारी पूर्वी को जिस तरह से तीखा जवाब देते हुए सुना, तभी उसे इतना यकीन हो गया था कि अधिरथ परिवार की ये बेटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मूर्ख तो बिल्कुल नहीं हो सकती। रागिनी आराम से विद्युत के ख्यालों से अनजान चल रही थी, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, छोटी बहन, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कब से इधर उधर ढूंढ रही थी। पहले तो मुझे पता था कि तुम इस जन्मोत्सव में आओगी, लेकिन मैंने कभी किसी से बाहर सुना कि तुम यहाँ हो, तो मैं दौड़ते हुए यहाँ आ गई। ये यामिनी थी। वो अपने होठों पर एक बड़ी सी नकली मुस्कान लिए रागिनी की तरफ बढ़ी। वो ऊपर से नीचे तक उसे ईर्ष्या से देख रही थी। रागिनी भी अपनी तथाकथित बड़ी बहन की आवाज़ सुनकर रुक गई। जब उसने पीछे से अपनी बड़ी बहन को एक नकली मुस्कान लिए अपनी तरफ आते देखा तो वो भी रुक गई। रागिनी को उसकी बातें बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण लग रही थी, लेकिन फिर अपनी आंखों को प्यार से झपकाते हुए बोली, बड़ी बहन, मुझे भी इस उत्सव की कोई भी जानकारी नहीं थी। कल शाही महल से कोई निमंत्रण पत्र लेकर आया था और आज सुबह एक विशेष कपड़ा और घोड़ा गाड़ी भी मेरे लिए भेजा गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बड़ी बहन, मैं पहली बार इतना शानदार महल अपनी आंखों से देखा है, बाकी ये बहुत शानदार नज़र आ रहा है। रागिनी ने अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हुए ऐसा ही कुछ और शब्द बोली, लेकिन यामिनी का ध्यान तो उसके कुछ शब्दों ने खींचा, जैसे शाही महल की तरफ से निमंत्रण, शाही महल की तरफ से भेजे हुए कपड़े और विशेष घोड़ा गाड़ी। रागिनी के कहने पर यामिनी ने उसके पहने हुए कपड़ों की तरफ देखा। रागिनी ने जो कपड़े पहने थे वो उच्च गुणवत्ता के रेशम के कपड़े थे। उसके हल्के हरे रंग के कपड़ों पे चांदी के धागों से बड़ी नाजुक नक्काशी की गई थी। रागिनी के कपड़े वो थे जो खास करके शाही परिवार के लिए अलग से बनवाए जाते थे। ये देखकर ही उसकी आंखों में ईर्ष्या और घृणा का भाव तैर गया। रागिनी के होठों पर एक पल के लिए शरारती मुस्कान आई, पर उसने यामिनी के देखने से पहले ही छुपा लिया।
रागिनी ने अपनी इस बड़ी बहन की आंखों में ईर्ष्या और घृणा साफ साफ देखा, लेकिन उस पर ध्यान न देने का नाटक करते हुए मासूमियत से उसका हाथ पकड़ते हुए महल के राज दरबार की तरफ जाने लगी। यामिनी ने भी तुरंत अपनी आंखों को नीचे कर लिया और अपने ईर्ष्या के भाव को छिपा लिया। वो आज चाहती तो रागिनी को बर्बाद कर देती, लेकिन यहाँ आने से पहले उसके पिता ने उसे चेतावनी देते हुए कहा था, शाही महल में कदम रखने के बाद तुम्हें अपने व्यवहार को काबू में रखना होगा। तुम्हें अपनी छोटी बहन को भी किसी भी तरह से शाही महल में परेशान करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अब वो शाही परिवार का हिस्सा है। सम्राट कभी भी शाही परिवार के सदस्यों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारी ये गलती पूरे अधिरथ परिवार का सिर कलम करवा सकती है, इसलिए महल में तुम्हें कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने की इजाज़त नहीं है। अपने पिता की बात याद करते हुए यामिनी ने कस के अपनी मुठिया भींच ली। रागिनी के चेहरे के अलग अलग भावों को नज़रअंदाज किया और अपनी डरपोक अभिव्यक्ति के साथ बोली, बड़ी बहन, पिताजी भी आपके साथ शाही महल आए होंगे ना? वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। पिताजी, वो इस वक्त कुछ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तू क्यों उनके बारे में पूछ रही है? तुम्हें पिताजी से बहुत डर लगता है ना? कहीं पिताजी के बहाने तुम बड़े भाई को तो नहीं देखना चाहती? यामिनी ने आश्चर्य जताते हुए कहा। कुछ सोचकर यामिनी के होठों पर मुस्कान आ गई। वो थोड़ा अफसोस जताते हुए बोली, अगर तुम बड़े भाई को देखना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि बड़े भाई साम्राज्य में नहीं है। रही बात हमारे छोटे भाई की, तो वो घर पर माँ का ध्यान रखने के लिए रुका हुआ है। यामिनी के बातों से उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। भला माँ की देखभाल तो महल में और भी लोग कर सकते थे। कुछ घंटों की तो बात थी। वो इन दोनों काफ़ी व्यस्त रही थी, इसलिए उसे अधिरथ परिवार में चुपके से नज़र रखने का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन उसने मन ही मन चुपके से अधिरथ परिवार में जाने का फैसला किया। यामिनी और रागिनी दोनों ही बातें करते हुए राजमहल में पहुंच चुके थे। आज साम्राज्य में साम्राज्ञी का जन्मदिन था। साम्राज्ञी पूरे साम्राज्य की माँ के रूप में मानी जाती है, तो उसका जन्मोत्सव भी सम्राट के जन्मोत्सव के बाद साम्राज्य में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता था। इसलिए महल को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। इस बड़े से हॉल में सबसे ऊपर साम्राज्य और साम्राज्ञी के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। जाहिर सी बात थी, सम्राट का सिंहासन सबसे ऊपर था। सम्राट के सिंहासन के दाईं ओर पुरुषों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। सम्राट के सिंहासन के सबसे करीब शाही परिवार, फिर 4 महान कबीलों के मुखिया, फिर अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था क्रम से की गई थी। सम्राट के बाईं और उसके क्रम से महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। रागिनी के बैठने की व्यवस्था पर गौर किया। उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को कुछ परिचित चेहरे देखे। जो नौकर रागिनी को यहाँ लेकर आया था, वो रागिनी को उसके बैठने की जगह पर ले गया। रागिनी के बैठने की जगह यामिनी से काफ़ी ऊपर थी। रागिनी शाही परिवार की सदस्य थी, उनमें भी वो उनके छोटे भाई दियान की पत्नी थी। जाहिर तौर पे उनके बैठने की जगह यामिनी और 4 महान कबीलों के मुखियाओं के ऊपर थी। यामिनी अपने इस मूर्ख बहन के बीच के अंतर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।